लेकिन इस वक्त जो आप एक तकसीम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो इस चीज़ की अक्कासी करते हैं कि जो सियासत कोर्ट रूम के बाहर हो रही है वो असरअंदाज हो रही है कोर्ट रूम के अंदर। हमने बहुत कम ऐसे देखा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, मगर कामरान मुर्तज़ा साहब अब तकाज़े भी होते हैं कुछ कानून के। मुझे ये बताइए कि JUI फे कहाँ खड़ी है? ये जो तफसीली फ़ैसला आया है रिज़र्व सीट्स का, ये बड़ा अहम फ़ैसला है। इसके अंदर मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह का आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा है कि जी वोट को इज़्ज़त दो। बुनियादी बात उन्होंने की है कि जी एक इंसान का हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी की पार्टी को मुंतखब करे, तो वो हक़ जो है हम उसको हम वैल्यू देते हैं और इसलिए हमने ये फ़ैसला दिया है। मगर उसके अंदर एक डाइसेंटिंग नोट भी आया है, तो JUI फे का क्या मौक़िफ़ है इस तफसीली फ़ैसले के बाद? देखिए, ये वोट को इज़्ज़त दो, ये एक सियासी नारा है, तो कि उस वोट का एहतराम है और उस वोट के मुताबिक सारा कुछ होना चाहिए। मगर जब कोर्ट के पास कोई मामला आता है तो प्रोसीजरल जस्टिस है। वो वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त ना दो, ये जो है इस तरह के जो है मामला जो है ये कोर्ट से मावरा होने चाहिए। इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, जो पाकिस्तान के आम लोग ये समझते हैं कि अदालत जो है कम से कम 2 हिस्सों में, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, कि कम से कम 2 हिस्सों में तक़सीम है। और ये भी जो है ना, मैं बहुत दर्द के साथ कह रहा हूँ और इसका मतलब कोई तज़ीक नहीं है मैं अदालत की तज़ीक करूँ, कि मुख्तलिफ बेंचों की फ़ॉर्मेशन से जो है ना हम अंदाज़ा लगाने शुरू कर देते हैं कि अब फ़ैसला जो है ना कौन से फ़रीक के हक़ में आएगा। ये मुझे इस बात पे मुझे बज़ाते खुद शर्म आती है कि मैं इस अदालत का एक अदना सा वकील हूँ। बाकी जहाँ तक इस फ़ैसले का ताल्लुक है, फ़ैसले से मैंने इत्तेफ़ाक नहीं किया, बावजूद इसके कि हमने इस पे रिव्यू फ़ाइल नहीं किया। हमने इनको मुबारकबाद दी और हमने इसको तस्लीम कर लिया। उसमें हम खुद भी लूज़र थे, मगर हमने इसको सपोर्ट नहीं किया। इवन उसके बाद जो कानून साज़ी हुई, हमने उसको भी अपोज़ किया, उसको भी सपोर्ट नहीं किया। एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि क्या आप इस फ़ैसले का खैर मकदम करते हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तफसीली फ़ैसला किया? मैं ज़ाती तौर पे इसका खैर मकदम नहीं करता, बावजूद इसके कि हमने इसको तस्लीम किया। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये प्रोसीजरल वायलेशन है। वो रिलीफ़ उसको मिली है जो शरीक सफ़र ही नहीं थे। मैं ज़ाती तौर पे इस फ़ैसले को समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। मगर इसके बावजूद जो है ना, हमने इनको मुबारकबाद भी दी PTI को, हमने उसके नतीजे में जो सीटें हमसे चली गई, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया, हमने रिव्यू भी फाइल नहीं किया। इवन बाद में आने वाली कानून साज़ी जो इन्हीं सीटों के हवाले से हुई थी, उसको भी अपोज़ किया, ताकि मामलात जो है ना वो दुरुस्त समत में जा सकें कम से कम। फ़ैसला जो है ये यकीनन जो है ना, जिस तरह से 63A वाला फ़ैसला इख्तिलाफ़ी है, उस पे उँगलियाँ उठती थी, उठती रहेंगी, उस तरह से ये ठीक फ़ैसला है। भी इख्तिलाफ़ी है, इस पे भी उँगलियाँ उठी हैं और उठती रहेंगी। ठीक है, मैं शोएब शाहीन साहब आपकी जानिब आऊँगी, मगर इससे चूँकि PTI का मौक़िफ़ इसके ऊपर बड़ा क्लियर है, मगर मैं जानना चाहूँगी हसन रज़ा पाशा साहब कि पाकिस्तान बार काउंसिल का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? ये जो तफसीली फ़ैसला आया है, चूँकि इसके अंदर उन्होंने बात की है कि फॉर द कलेक्टिव जस्टिस हैज़ टू बी डन, कंप्लीट जस्टिस की बात की है कि मुकम्मल तौर पे इंसाफ होना चाहिए, जिसके नतीजे में जो बंदा वोट डाल रहा है उसके हक़ को हम प्रोटेक्ट करें। जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना है इस केस के अंदर। देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिसमें ये नज़र आ रहा है कि कोर्ट ने कुछ थोड़ा-सा अपनी क्रीज़ से बाहर निकल के खेला है, और जो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, उसमें भी एक हद तक वज़न है इस हवाले से कि जब जो 51 है वो ये कहता है कि 3 दिन के अंदर फ़ैसला करना है आज़ाद मेंबरान ने, और वो फ़ैसला उन्होंने कर लिया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए, तो फिर इनको 15 दिन का अंडर द शेल्टर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये मौका देना, ये कहीं भी आइन में नहीं लिखा कि आप ये कर सकते हैं। एक तो ये बात है, और दूसरी बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से वो ये है कि जो अपील, जो इम्प्यून्ड आर्डर है, इम्प्यून्ड जजमेंट है पेशावर हाई कोर्ट की, उसको सेट असाइड कर दिया गया और अपील डिसमिस कर दी गई। ये भी अपनी तरफ एक जगह पे यूनिक सा आर्डर है कि जब किसी जजमेंट को आप सेट असाइड करते हैं तो फिर अपील अलाउ होती है, लेकिन यहाँ पे जजमेंट भी सेट असाइड हो गई और अपील भी डिसमिस हो गई, और एक ऐसे फरीक को सीट्स दे दी गई जो कि
ना तो उसमें फ़रीक था और ना ही उन्होंने पिटीशन फाइल की कि ये हमारी सीट्स थी, हमें मिलनी चाहिए। तो ये दो अच्छा। तीन ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये समझा जा रहा है कि ये ज़रा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ मामला चला गया है। जिस तरह कामरान मुर्तज़ा साहब फरमा रहे हैं कि 63A वाला जिस तरह है, इसी तरह का ये भी फैसला है। अच्छा, ये जो आपने कहा कि ये उसी तरह का फ़ैसला है जिस तरह 63A का फ़ैसला है, आपने बड़ी बात कर दी। मैं इधर चाहूँगी शुएब शाहीन साहब की जानिब जाऊँ। शुएब शाहीन साहब, उन्होंने कहा कि जी फ़रीक थे ही नहीं वो इस केस के अंदर। तो ये बात तो आप जो अगर उनका तफसीली ऑर्डर देखें तो उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह भी ये सवाल पूछते हैं। उन्होंने कहा, अनफॉर्चुनेटली द अबव लीगल पोजीशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्ट वाज नॉट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द बेंच बाय द लर्नड काउंसिल फॉर द पार्टीज व्हाइल मेकिंग देयर आर्ग्यूमेंट्स। तो आपके तो बड़े बड़े वकील हैं आपकी पार्टी के अंदर, आप लोग फरीक क्यों नहीं बने? अपने लिए आसानी करते, बेंच के लिए भी आसानी करते? नहीं जी, इसमें अब आगे आप जाएंगी तो लास्ट कुछ पैराग्राफ्स में, अब मेरे पास अभी जजमेंट, वरना मैंने कॉल के आपको बता दूंगा, मेरे पास लिखा हुआ है। हमने CM फाइल की थी, पार्टी बनने की दरख्वास्त दी थी, और मंसूर अली शाह साहब की जो 8 रुकनी बेंच का फ़ैसला है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये इट वाज नॉट ए नॉर्मल केस ऑफ सिविल लिटिगेशन, जिसमें हम पहले पार्टी बनने की दरख्वास्त पे फैसला करते और पार्टी बनाते और उसके बाद जा करके किसी का हक बनता था तो उसको देते। हमने इनको सुन लिया। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आपने अपना केस क्यों नहीं मजबूत किया? आपके तो बड़े बड़े वकील हैं आपकी पार्टी के अंदर, आप खुद एक वकील हैं। देखिए, बात ये थी कि जो सर्कमस्टांसेस थे, मैं आपको बताऊं, पहले दिन से, इलेक्शन से इवन पहले, मेरी और सलमान अकरम राजा की मुस्तकिल ये राय थी, तमाम टॉक शोज़ में भी, प्रोग्रामों में भी और इवन अदालतों में भी, कि हम PTI के थे और हैं, इर्रेस्पेक्टिव के हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया। हमें जो इलेक्शन कमीशन ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, ये गलत है, हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। मैंने नहीं पिटीशन फाइल की, सलमान ने पिटीशन फाइल की लाहौर हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उसको भेज दिया इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने उस पर आर्डर कर दिया 4 दिन पहले इलेक्शन से कि नहीं, आप इंडिपेंडेंट हैं और हम गौहर के सर्टिफिकेशन को मानते ही नहीं हैं, क्या वो चेयरमैन है आपका, तो लिहाजा आप इंडिपेंडेंट ही तस्वर होंगे। और ये लिटिगेशन चूँकि इस तरीके से चल रही थी और इबहम और कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा थी, तो वो इस लिहाज से सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत हुई और फिर सब्सिक्वेंटली जो फ़ैसला आया वो सबके सामने। लेकिन मैं एक बात बता दूँ आपको, देखें, जो ये बात कही जा रही है कि जनाब अगर 2 फ़रीक़ैन के दरमियान था, एक पटिशन उनकी डिस्मिस कर दी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की, तो दूसरे फ़रीक को उसका बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। इस पे माजी में मिसालें हैं। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की एक जजमेंट है 2022 SCMR में, उसके अंदर जैसे ये सैक्ट एम्प्लॉइज़ रीइंस्टेटमेंट एक्ट का केस था, ये एम्प्लॉइज़ के मुताल्लिक कुछ 16,000 एम्प्लॉइज़ को सुप्रीम कोर्ट ने उनको घर भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जांपल दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनका रिव्यू खारिज किया, एक बात सिर्फ रिव्यू खारिज किया, मगर उनको कहा कि हम आर्टिकल 187 की पावर एक्सरसाइज करते हुए इन लोगों को घर नहीं भेज सकते, इनको हम नौकरी पे बहाल करेंगे। वो बहाल किया उन्होंने। तो इसी तरह के अगर 2 फ़रीक़ैन के दरमियान लड़ाई चल रही हो और एक्चुअल हकदार तीसरा फरीक हो, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर आर्टिकल 187 है कि वो तीसरे फरीक को वो बेनिफिट दे सकता है जिसका वो हकदार है। फैसले में भी हम पढ़ सकते हैं। बहरहाल ये सवाल तो अब लोग कर रहे हैं कि जी क्यों PTI ने जो, और आपने बता दिया कि जी उसके अंदर PTI के अंदर आपकी और सलमान अकरम राजा साहब की जो राय थी वो कुछ फ़र्क थी। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी है।